हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं देसी गोरास और आज के शो में हमारे साथ हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान राजीव जी, जो पेशे से हैं आईटी मैकेनिकल इंजीनियर लेकिन कुछ 10-12 साल पहले वो जाके फ़िल्म बाबू बने और कुछ फ़िल्में बनाए, प्रोड्यूस किया उन्होंने। सबसे तो इंटरेस्टिंग ये है कि उन्होंने ये सारे फ़िल्में साउथ अफ्रीका में बनाए तो और जहाँ पे वो रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं थोड़ा आप एक थोड़ा इंट्रोडक्शन से राजीव भाई आप थोड़ा-सा अपने जर्नी के बारे में बताइए, आप इंडिया से आप कहाँ से हैं और साउथ अफ्रीका कब और कैसे पहुँचे? Yes, hello and welcome to everyone, those who are watching. मैं इंडिया से ओरिजिनली सांगली महाराष्ट्र से हूँ. It's a small city and uh, I did my mechanical engineering in इचलकरंजी. तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद आई वर्कड इन वालचंद नगर इंडस्ट्रीज मिसाइल्स और सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स के यहाँ पे. उसके बाद मुझे इंटरेस्ट आईटी में बहुत था, कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग. तो वो करते-करते मैंने वो सीडैक का जो कोर्स था वो किया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा. और बाद में आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माय जर्नी एज़ अ आईटी एक्सपर्ट. हुँ, हुँ। तो वो करने के बाद इनिशियली मैं सिंगापुर गया, बाद में कुछ दिन के लिए मैं जर्मनी गया था. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सब लोग एक तरफ जा रहे हैं, मतलब स्पेशली यूएस. हुँ, हुँ। और मैं सोच रहा था कि क्या करूँ मैं? मेरे पास इतने सारे अभी भी मतलब लेटर्स थे, है अभी 5-6 अपॉर्च्युनिटीज़ थी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स गो टू अ पाथ व्हिच वेरी फ्यू पीपल हैव गॉन इंटू एट दैट टाइम. मतलब 2002 में बहुत कम लोग साउथ अफ्रीका जाते थे. तो मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लाइफ जर्नी रहेगा. तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ओके, लेट्स गो टू दैट. द रीज़न, मतलब वन ऑफ द मेजर रीज़न, साउथ अफ्रीका हैज़ एक्सीलेंट कल्चर. अच्छा। मतलब वेरियस मल्टीपल कल्चर्स. अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सब लोग, मतलब अभी जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि यस, दे वी हैव गोरास, मतलब वी हैव व्हाइट्स, वी हैव ब्लैक्स, वी हैव इंडियंस, वी हैव चाइनीज. एवरीवन, ऑल ऑफ देम आर स्टेइंग टुगेदर इन अ पीसफुल एंड नाइस मैनर. और दे फॉलो देयर कल्चर्स वगैरह वगैरह. तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स गो टू साउथ अफ्रीका. तो मैं जोहान्सबर्ग इनिशियली चला गया. और तब से मेरा आईटी का जो एडवांसमेंट जो था, मतलब वो जर्नी शुरू हो गया, मतलब इन साउथ अफ्रीका. सो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग साउथ अफ्रीका, एंजॉयिंग कल्चर्स, एंजॉयिंग ब्यूटीफुल लोकेशंस. So that's the journey in a nutshell, but specific to South Africa. वंडरफुल। राजीव जी नमस्ते। बहुत Namaste. ये हम लोग का पहले ही सेशन है जिससे हम किसी को इंटरव्यू कर रहा है और हम लोग दोनों बहुत खुश हैं क्योंकि मैं आपका बायो पढ़ा और थोड़ा सा ये भी पता चल गया। आप तो ज़्यादा बतलाता नहीं है लेकिन मैं समझ गया है आपका पापा कोई सरकारी बैंक का ब्रांच मैनेजर था महाराष्ट्र में और Yes. आप जो है ना तो एक साधारण परिवार से आपने कहाँ तक पहुँच गए साउथ अफ्रीका, लेकिन और वहाँ फ़िल्म फ़िल्म फेस्टिवल सब कुछ करता है। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में जाने से पहले आपने काफ़ी मेहनत किया है। मैंने देखा है कि आपका पढ़ाई हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपने ये आईटी में जाकर के किया है। लेकिन एक ही प्रश्न तो पहले से पूछना पड़ेगा क्योंकि मैंने नाम देखा है, डॉक्टर कलाम आपका रिज़्यूमे में है। मैं Yes. रोक नहीं सकता, पहले वाला प्रश्न है ये डॉक्टर कलाम जो हम लोग का जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति है, जो सबसे महान राष्ट्रपति था, वो उनसे कैसे मुलाकात की है और वो क्या आपको कोई अवार्ड दिया था क्या? अ, उसमें एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैं वालचंद नगर इंडस्ट्रीज में था, और मैं सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, मिसाइल्स, वो क्यूए एंड इंजीनियरिंग, स्पेशल प्रोडक्ट डिवीजन में क्यूए एंड इंजीनियरिंग में काम कर रहा था. तो वहाँ पे वो जब आए थे तो जो काम
हो रहा था, जो काम किया था, वो देख के उन्होंने मतलब ही एप्रिशिएटेड द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वाज़ डूइंग। तो इसीलिए वो इट वाज़ नॉट एक्चुअली एन अवार्ड बट इट वाज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वर्क। ठीक है। तो वो मतलब रियली इंस्पायरिंग था। मतलब मैं जब मिला उनसे, ही वाज़ लाइक रियली, एज़ वी ऑल नो, ही वाज़ डाउन टू अर्थ पर्सन, कहाँ वेरी मिला था? सिंपल। राजीव जी, हाँ, कहाँ मिला था? कहाँ पर? हम लोग पूना में मिले थे, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज़ में। तो अच्छा, वो अच्छा। वहाँ पे आए थे मिलने के लिए। वो जो प्रोडक्ट्स हमारे जो चल रहे थे, डेवलपमेंट वगैरह, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग्स था, बीएआरसी का ये चल रहा था, सपोर्ट टैंक करके एक प्रोजेक्ट था, व्हिच इज़ बेसिकली अ न्यूक्लियर रिएक्टर व्हिच अच्छा, गेट्स स्टोर्ड इनटू सी। तो जो फ्यूल जनरेट करने के लिए लगता है, तो वो प्रोजेक्ट था, उसके लिए वो देखने के लिए वो आए थे। और जो हमने ऑटोमेशन किया था, मतलब कंप्यूटराइज़ेशन जो किया था, तो वो उनको अच्छा लगा। मतलब थिंग्स वेयर लाइक यू नो द स्ट्रेस टेस्ट वगैरह, या फ्रैक्चर टफनेस टेस्ट, तो उसका ऑटोमेशन किया था। तो रिपोर्ट जनरेशन जो था वो फास्ट हो रहा था। तो ही लाइक्ड दैट। उन्होंने बोला था फॉरवर्ड थिंकिंग जो ये है, दिस इज काइंड ऑफ रियली फॉरवर्ड थिंकिंग इनिशिएटिव। तो वो हुँ, हुँ। आई गॉट इंस्पायर्ड। एंड हमारे यहाँ पे एक जनरल मैनेजर थे, रुद्राप्पा करके। तो ही वाज़ वेरी सीनियर पर्सन, और उन्होंने बुला के मुझे ये बोल दिया कि योर लाइक माइंडसेट इज़ कंप्यूटर ओरिएंटेड, मतलब यू आर रियली गुड इन कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने बोला कि राइट। नहीं, व्हाई डोंट यू परस्यू योर करियर इन दैट। So I enjoyed. I went into that area. So लेकिन आप ज़्यादातर आईटी में तो ना रुके, आप तो फ़िल्मों में गए। तो ये yes, कब ये आइडिया आया आपकी भैया ये आईटी प्रेज़िडेंट ने बोला अच्छा काम कर रहे हो लेकिन सब कुछ छोड़ के आप फ़िल्मों में गए, कब गए और क्यों गए? यहाँ से शुरू करते हैं। yes, फिल्मों में जाने का मतलब वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीज़न ये था कि नॉर्मली कैसे रहता है कि हम लोग जब अपना देश छोड़ के दूसरी देश में जाते हैं, तो कल्चरल एस्पेक्ट जो है, तो हाँ, दैट स्टार्ट्स लैकिंग। तो वी एक्चुअली ऑलवेज स्टार्ट थिंकिंग कि नहीं, इंडिया में ये होता है, ऐसे हम लोग ट्रेडिशन सेलिब्रेट करते हैं, ये करते हैं। तो एवरी सिंगल टाइम वो एक दिमाग में बैक ऑफ द माइंड रहता था कि नहीं, आई हैव टू सेलिब्रेट आवर ओन ट्रेडिशंस या कल्चर्स या फेस्टिवल्स, या मे बी ब्रिंगिंग आवर डिफरेंट लैंग्वेज और रीजनल ये जो कल्चर रहता है, वो साउथ अफ्रीका में कैसे लाए। और साउथ अफ्रीका का जो कल्चर है, मतलब मल्टीपल कल्चर्स विद इन साउथ अफ्रीका, तो हाउ कैन वी टेक इट बैक टू इंडिया। तो वो दिमाग में चल रहा था। तो वो ये करते-करते मतलब बहुत आई थॉट ओके, व्हाट इफ आई ब्रिंग ट्रेडिशनल फिल्म्स, मतलब ये लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज फिल्म्स रहती है, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू ब्रिंग इट टू साउथ अफ्रीका। मतलब ये गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, Bengali. So all those films I decided, okay, initially so I started with Marathi films. तो मैंने 2-3 फ़िल्म फेस्टिवल साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज़ किए। और उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, लेट्स गो फॉर कंप्लीटली लाइक इंडियन फ़िल्म फेस्टिवल व्हिच इज़ नॉट एट ऑल बॉलीवुड। उसमें एक भी बॉलीवुड फ़िल्म नहीं था, बट इट अच्छा, वाज़ रीजनल फ़िल्म्स। तो all regional films with like the talented actors or producers or directors. तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हो गया। So I used to bring a lot of different kind of films which are like really good, and then screen it with like Indian community हुँ, in South Africa, in Durban, in Cape Town. So that's how slowly I started getting engaged with जी। the film activities, and that's how I met a lot of people in South Africa. हुँ, हुँ। तो उसमें कैसे रहता है कि अनलेस यू नो समवन, यू डोंट नो। तो वहाँ पे मैंने सिर्फ बट देन डिसाइड किया कि क्या करें, मतलब यू नीड टू नो द इंडिविजुअल्स, डायरेक्टर अच्छे कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, एक्टर कौन है साउथ अफ्रीकन फिल्म इंडस्ट्री में। So the best way
to identify that talent was to arrange film festival. तो जी। मैंने फिल्म फेस्टिवल किया जिसमें साउथ अफ्रीकन फिल्म्स एंड इंडियन फिल्म्स, तो सबको मतलब हमने स्क्रीन किया था। तो वो स्क्रीन करने के बाद मैंने वो डिसाइड किया था कि जो भी इसमें बेस्ट डायरेक्टर रहेगा फिल्म फेस्टिवल में, जो बेस्ट डायरेक्टर रहेगा उसके साथ मैं फर्स्ट फिल्म मेरी वहीं पे करूँगा। So that's how it started, and then I met Salas. He won the Best Director award for the film festival that I arranged, Indian International Film Festival of South Africa. So वो award मिलने के बाद then I approached him through my friend, and then we had a discussion. We had that concept of apartheid and forbidden love story, and then we spoke quite a few times, discussing the story, like opening up, and that's how my first film started, which won a few awards, like I think 4 or 5 awards, and it went into I think 17, 18 international film festivals. So that's how, like I got engaged. अच्छा। तो आप राजीव जी, इंग्लिश में हिंदी में गए थे आप। कोई बात नहीं, हिंदी हम लोग हिंदी में गैस शुरू लाएँगे, करके हम लोग आपने इंग्लिश में हिंदी गए बोल थे। देंगे। Yes, कोई yes, yes. बात नहीं है। विदेशी में आप रहता है, हो जाता है। चार्ल्स साहब। राजीव जी, देखिए, मैं फिर से बतलाना चाहता है हम लोग का ऑडियंस को कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर, आईटी में गया, जावा का आर्किटेक्ट है, स्पेस रॉकेट्स कहाँ-कहाँ किसमें डॉक्टर कलाम के साथ जुड़ गया। फिर ये सब छोड़ कर के आप फ़िल्म इंडस्ट्री में पहुँच गए या फ़िल्म फेस्टिवल्स। मैं समझ गया कि आप मराठी हो, आपका मातृभाषा मराठी है ना? Yes, तो yes, yes. ठीक है, मैं समझ सकता है कि आप हिंदुस्तान का संस्कृति का बहुत प्रेम है, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र में बाहर जाता है, वो करता है। लेकिन एक ही प्रश्न उठ जाता है इस वक़्त में, Mhm. आपने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग लिया था फ़िल्म इंडस्ट्री का किसी तरफ से, कि बस अब ऐसे बस इसमें जंप किया है? नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग कुछ नहीं लिया था, तो इट इट इज़ जस्ट प्योर पैशन। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब मेरा एक ये मानना है कि नॉर्मली कैसे रहता है अपनी लाइफ में, व्हेन यू डू, लेट्स टेक अ केस ऑफ आईटी। हम लोग जब सॉफ्टवेयर कुछ डेवलप करते हैं एज अ एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, वो सॉफ्टवेयर 1 साल में वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है, कोई देखता नहीं है, वी हुँ, राइट समथिंग एल्स। लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, जहाँ पे एक बार आप फ़िल्म करो, तो बार-बार देखी जाती है। तो यू बेसिकली लीव अ लेगेसी बिहाइंड। हुँ, तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि यस, आईटी में मैं इतना सब कुछ करता हूँ, सब कुछ हो रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, सब कुछ है। लेकिन मैं क्या लेगेसी लीव कर रहा हूँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी। तो उसमें इसीलिए मैंने ये किया कि जो भी मेरी फ़िल्म्स रहेंगी, तो वो इट विल बी मेनली ट्रेडिशनल, या ट्रेडिशनल हो या इंस्पिरेशनल हो, या ट्रू स्टोरीज़ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, या मैसेज ड्रिवन। तो वो निश मार्केट जो है, तो वो मैंने सोचा कि ये मैं कर लेता हूँ। तो जब मेरी कोई फ़िल्म हो जाएगी, तो पीपल शुड एन्जॉय, मतलब दे शुड लर्न समथिंग। कुछ तो उसमें से सीखना चाहिए, कुछ तो मतलब बाकी लोगों को सिखाना चाहिए कि हुँ। व्हाट इज़ ट्रेडिशन, क्या है, मतलब कैसे हम लोग जॉइंट कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं। तो वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था लाइफ में। तो इसलिए मैंने फ़िल्म का ये चूज़ किया, दैट्स द बेस्ट मीडियम to to show the tradition, to engage हुँ, into हुँ। between the traditions, between to establish the best bond between multiple nations or countries. हाँ, हाँ। तो आपने अपना पहला फ़िल्म ये तो बहुत खूब बोला आपने कि ट्रेडिशन, लेगेसी सिर्फ़ Yes, फ़िल्मों और कल्चर में होता है, तो ये आपको दिखाता है कि आप बहुत कल्चर की बहुत फ़ैन हो और आप कल्चर को आप समझते हैं। आप yes. आईटी वग़ैरह में थे, लेकिन कल्चर वग़ैरह की इम्पोर्टेंस आप बहुत अच्छे तरीके समझते हैं। तो आपके ये जो पहला फ़िल्म था जो आई थिंक एपार्थाइड के Free ऊपर था। State, जी, Free State अपार्थेड के हाँ, ऊपर था। उसके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए पहली फ़िल्म जो आपने प्रोड्यूस किया वो वाला राइट? आपने प्रोड्यूस किया बराबर, था। बराबर, यस, जी, यस। आप उसके बारे में बताइए और एपार्थाइड के ऊपर भी थोड़ा-सा आप
जानकारी दीजिए दोस्तों को जो अपार्थाइड और साउथ अफ्रीका में जो ये चल रहा है, चल हम्म, रहा था, इसके बारे में हम्म, वो नहीं जानते हैं। ओके। अपार्थाइड ये मतलब बहुत पुराना ये है, 1994 जो था, वहाँ पे अपार्थाइड वाज काइंड ऑफ, ये मतलब सब लोग, सबको पता है अपार्थाइड क्या है। वहाँ पे जो इश्यूज हो रहे थे, स्पेशली इन द डोमिनेंस ऑफ द व्हाइट इंडिविजुअल्स ऑन ब्लैक्स और इंडियंस, तो वो जो चल रहा था उसके ऊपर मतलब बहुत कम लोग फिल्म बनाना चाहते थे, या नोबडी वांटेड टू मेक द फिल्म। तो मैंने सोचा कि नहीं, ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत पावरफुल है, जहाँ पे अपार्थाइड के दरमियान, स्पेशली फ्री स्टेट नाम का जो स्टेट था, उसमें से इंडियंस को मतलब ड्यूरिंग द डे, और अगर जाना है, पास होना है, तो दे हैव टू पास क्विकली। अगर शाम को मतलब व्हेन द सन इज डाउन और इंडियंस वहां से गुजर रहे हैं, तो इट वाज नॉट अलाउड, सो दे हैड टू टेक अ परमिट। परमिट ले लो, और बाद में अगर किसी ने पकड़ लिया पुलिस ने, तो दे हैव टू गो टू जेल। जेल में जाओ, या मे बी समटाइम्स दे माइट किल यू एज वेल। ऐसा सिचुएशन था। तो वो सब्जेक्ट मैंने सोचा कि नहीं, एक आइडेंटिफाई करते हैं, और वो सब्जेक्ट लेके हम लोग आगे जाएंगे फ्री स्टेट का। और उसमें जो दिखाएंगे कि यस, इट वाज फोरबिडन लव स्टोरी फ्रॉम 1979। तो वो सब्जेक्ट अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। उसमें इतने चैलेंजेस थे कि फोरबिडन वाज इवन फॉर वाइट्स, मतलब गोरे लोगों को भी वो ये था, रिलेशनशिप विद एनीवन एल्स बिसाइड्स वाइट्स वाज फोरबिडन। तो अगर किसी ने मतलब इफ दे फॉल इन लव विद समवन एल्स, तो उसमें क्या होता था कि दे हैव टू गो टू जेल, ऐसा ये था। मतलब ये रूल था, एक्ट था वहाँ पे, इमोरालिटी एक्ट। तो उसके बेसिस पे हमने वो फ़िल्म बनाई, और वो बहुत अच्छी, मतलब सलास ने इतना अच्छा डायरेक्ट किया उसको, और वो बहुत सारे फ़िल्म फेस्टिवल्स में गई, अवार्ड्स हमको मिले, और वहाँ से करियर अच्छा शुरू हो गया बिकॉज़ ऑफ दैट नाइस फ़िल्म। तो ये बतलाइए, आपने हुँ, किस-किस भाषा में फ़िल्म या प्रोडक्शन या मदद किया है? मैंने जो देखा है वो सब जो साउथ अफ्रीका में जो बनाया है, उसे आप वहाँ के जो नेटिव्स हैं, वहाँ के जो ब्लैक्स हैं, जो लोकल लोग हैं, उनको आप इन्वॉल्व किया। तो यस। आपने खाली उसी पर फ़ोकस किया कि कुछ फ़िल्म्स हिंदी या मराठी ने बनाया? आप थोड़ा-सा बताइए राजीव। यस, यस। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव जो था कि वो इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ या ट्रू स्टोरीज़ ऐसा था। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, हुँ, तो कुछ साउथ अफ्रीकन जो फ़िल्म है अभी फ्री स्टेट में, अफ्रीकान्स लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इट्स ऑलमोस्ट 80% जो है इंग्लिश है, और 20% अफ्रीकान्स है। हुँ, दूसरा मैंने जो फ़िल्म किया था, द वॉल, वो भी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। ज़ेनोफोबिक अटैक्स जो साउथ अफ्रीका में हो गए थे, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, बहुत नुकसान हुआ था। स्पेशली ब्लैक लोगों का, जो नेबरिंग कंट्रीज़ से आते हैं। तो वो मैंने किया था, उसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस है, उसमें मराठी है, उसमें हिंदी है, ज़ुलू है, ज़िम्बाब्वे की लैंग्वेज है, ऐसे मल्टीपल लैंग्वेजेस लेके मैंने वो किया हुआ था। सिमिलरली भारत में कभी-कभी क्या कैसे होता है कि मैं हॉलिडे के लिए भारत में आ जाता हूँ। तो भारत में आने के बाद मैंने सोचा कि क्या करें? तो कुछ टाइम है, तो क्यों ना हम यहाँ पे फ़िल्म बनाएँ। तो उसमें एजुकेशन रिलेटेड हमने एक फ़िल्म बनाई थी। एक आई थिंक 35-36 मिनट्स की एक फ़िल्म थी, जो एबीपी माझा करके एक जो चैनल है, वहाँ पे दिखाई गई थी। तो दैट वाज़ नाइस फ़िल्म, मतलब बहुत अच्छी बनी थी। तो वो हो गई, वो मराठी में थी। दूसरी एक फ़िल्म मैंने की है, पेनची नळी, मतलब पेन रिफिल। वो मेनली मैसेज ड्रिवन फ़िल्म है।
एक विश्वास नांगरे पाटिल करके एक पुलिस ऑफिसर है। हम्म, तो उनकी एक स्टोरी थी, स्टोरी इन द सेंस वो लाइव एक्सपीरियंस था, एक छोटे बच्चे का। तो वो स्टोरी मुझे मेरे एक फ्रेंड है, एक्टर फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताई, फॉरवर्ड की और उन्होंने बोला कि ये बहुत बढ़िया स्टोरी है विश्वास नांगरे पाटिल जी की, तो उसमें हम लोग शॉर्ट फ़िल्म बना सकते हैं। तो वो मैंने मराठी में शॉर्ट फ़िल्म बनाई। तो ऐसे हम्म, मतलब लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर, मतलब एज़ हम्म, लॉन्ग एज़ वी गिव द मैसेज, मैसेज अगर हम्म, बराबर जा रहा है, कुछ हम्म, इंस्पिरेशनल है, कुछ ट्रेडिशनल है, तो आई गो हम्म। फॉर इट। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो मुझे आपके बारे में बहुत अच्छी लगी जब आपसे पहले बार मिले थे हम कुछ साल पहले, ये था कि आपने जब शुरुआत अपना किए, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग पाथ आपने चूज़ किया। आप शुरू से आप फ़िल्म फेस्टिवल्स शुरू की, फिर आपने हुँ, प्रोड्यूसिंग शुरू की। ऐसा नहीं कि भैया आप आए हो फ़िल्मों में बस डायरेक्टिंग करो, एक्टिंग करो, सब कुछ जो लोग नए लोग आते हैं इंडस्ट्री में तो शुरू में एक्टर भी अपने फ़िल्म में है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, राइटर भी है। आपने बहुत ही एक बैक सीट लिया, प्रोड्यूस किया, अच्छे लोगों को डायरेक्ट करने दिया, अच्छे लोगों को आपने एक्टिंग करने दिया। ये बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो आते हैं ये काम नहीं करते, सब कुछ अपना अपने आप करना चाहते हैं। और ये क्राफ्ट है, आर्ट फ़िल्म मेकिंग तो आपको जानते हो ये क्राफ्ट है, एक दिन में तो आदमी उसको नहीं सीख सकता। बराबर। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये है कि साउथ अफ्रीका में ये सारे जो फ़िल्में आपने बनाए हैं शुरू से आपकी पहले फ़िल्म से, फाइनेंसिंग वग़ैरह आपने कैसे इसका पैकेजिंग किया? ये इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। और अगर और लोग भी आना चाहते हैं और साउथ अफ्रीका में इंडिया से फ़िल्में बनाना चाहेंगे, फाइनेंसिंग की ये पाथ आप उसके ऊपर थोड़ा बताइए? यस, 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 डेफिनिटली। फाइनेंसिंग किसी भी फ़िल्म में आप जब करना चाहते हो, फाइनेंसिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो पहली जो फ़िल्म थी, मतलब इनिशियली मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म की थी, द बिग डे करके, तो उसका पूरा फाइनेंस मैंने किया हुआ था। और इनिशियली कैसे था कि आईटी का जो पैसा था, मतलब मैंने एक्यूमुलेट किया था, तो 2-3 फ़िल्म फेस्टिवल करने के बाद पता चला कि नहीं यार ये पैसा तो मतलब अननेसेसरी मैं इंडिया से बॉलीवुड और इनको मैं लेके आ रहा हूँ इवन दो मतलब आई वाज़ अरेंजिंग एक्टिंग वर्कशॉप्स, डायरेक्शन वर्कशॉप्स फॉर द साउथ अफ्रीकन्स, मतलब प्रीवियसली डिसएडवांटेज्ड हम लोग जो बोलते हैं ना, कि पहले जिनको मतलब फाइनेंशियली और टेक्निकली वगैरह पॉसिबल नहीं था, तो उनके लिए मैंने वो अरेंज किया विथ माय ओन मनी। तो वो शुरू हो गया। बाद में मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड के साथ बात करके उनको कन्विंस करके, वो क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये फ़िल्म बनाने का। तो कुछ मतलब मेरे एक संजय देवकर करके एक अच्छे फ्रेंड हैं, तो उनको मैंने कन्विंस किया, उनको बताया कि ये फ्री स्टेट फ़िल्म हम लोग कर रहे हैं। एक अच्छी फ़िल्म है, ट्रेडिशनल है, क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस कल्चरल है। वो कन्विंस करने के बाद वो ऑन बोर्ड आ गए और उसमें एक बेस्ट ये क्या रहता है कि व्हेन यू हैव पार्ट ऑफ द मनी, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट आने के बाद साउथ अफ्रीका में डीटीआई, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री जो है, तो उनके साथ अगर हम लोग काम करेंगे, या साउथ अफ्रीका में शूट करेंगे, साउथ अफ्रीकन लोगों को हम लोग अगर एम्पावर करेंगे, तो यू गेट बेसिकली 35% ग्रांट व्हिच यू डोंट हैव टू पे इट बैक। हुँ, तो हुँ। वो भी एक एस्पेक्ट था। प्लस मतलब वहाँ पे कमीशन्स है, फ़िल्म कमीशन्स है, तो उनसे मैंने बात की, मतलब गाउटेन फ़िल्म कमीशन है, क्वाज़ुलु-नताल फ़िल्म कमीशन है, तो उनसे बात करने के बाद उनसे अगर कुछ पॉसिबली मिल सकता है क्या? तो वो एक रिलेशनशिप है, मतलब आई वाज़ बेसिकली फ़ोकस्ड ऑन बिल्डिंग द रिलेशनशिप विद द फ़िल्म कमीशन्स। तो उनसे एनएफवीएफ है, नेशनल फ़िल्म एंड वीडियो फाउंडेशन है। तो उन्होंने मतलब कुछ ये जो हम लोग ट्रिप वगैरह हम लोग जाते हैं ना मार्केटिंग के लिए, तो उसके लिए थोड़ी मदद की। डीटीआई ने मदद की। तो ये ऐसा थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर ऐसा करके मतलब दैट्स हाउ वी बेसिकली केम टू द मनी। अगेन जो द लास्ट विक्टिम है, जो रिसेंटली रिलीज़ हो गई थी, उसमें एक ब्लैक इमर्जिंग करके एक कांसेप्ट है साउथ अफ्रीका में।
So especially if you empower the local community, previously disadvantaged community, तो we get 50% of the grant. जो बजट है, जो हम लोग साउथ अफ्रीका में स्पेंड करेंगे, तो उसका और साउथ अफ्रीकन पे स्पेंड करेंगे, तो उसका 50% हमको मिल जाता है एज अ ग्रांट, which is really good. So that's something which the other individuals, मतलब इंडिया से या कहीं से भी कोई अगर आना चाहते हैं, साउथ अफ्रीका में फिल्म करना चाहते हैं, तो दिस इज समथिंग विच वी कैन ऑफर. तो अभी हम लोग कुछ एक फिल्म पे हम लोग काम कर रहे थे, विच इज हॉलीवुड फिल्म. आर्थर एलन सेडलमैन करके एक डायरेक्टर है, तो ही इज 3 times एमी अवार्ड विनर, 5 times एमी नॉमिनेशन. आई थिंक आप भी मिले थे ना, ये एएफएम में हम लोग जो थे, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मैं एएफएम में उनको मिला था बहुत पहले, मतलब 2016 में मिला था. तब से हमारा डिस्कशन चल रहा था एक स्पेसिफिक फिल्म पे. तो इट वाज रियली नाइस एंगेजिंग. तो वो हम लोग साउथ अफ्रीका में करना चाहते थे, तो उसके लिए 35% ऑफ द बजट स्पेंट इन साउथ अफ्रीका वो हमको डीटीआई से मिलने वाला था. तो बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक वो हमने थोड़ा पॉज किया हुआ है. मे बी विल शूट द होल फिल्म इन यूएसए, सो इट्स इजी टू वर्क विथ हॉलीवुड एक्टर्स. बट nonetheless, साउथ अफ्रीका इज ग्रेट लोकेशन, बहुत बढ़िया लोकेशंस है. ग्रांट अच्छी है. कुछ जगह पे तो 40%, मतलब अगर आप अच्छी तरीके से मतलब पोस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे करोगे, तो यू गेट 40% ऑफ द ग्रांट फ्रॉम डीटीआई. फिल्म कमीशन से क्वाज़ुलु नटाल में आप शूट कर रहे हो, आपको अगर प्रीमियर करना है, कुछ करना है, उसके लिए फंडिंग आपको मिल जाता है. नेशनल फिल्म एंड वीडियो फाउंडेशन है, उससे मिल जाता है. दैट्स हाउ वी बेसिकली कनेक्ट along with the investors, connecting to the investor through film festivals and these film companies. So ये film commissions, that is the main objective, how to uh, you know build the investment. राजीव जी, एक और प्रश्न भी उठ जाता है. साउथ अफ्रीका में आप डर्बन में साइड काफी काम करता है, लेकिन वो भी बड़ा शहर है, जोहान्सबर्ग है, केप टाउन है. तो जनरली आपका फिल्म फेस्टिवल्स, एक तो आपका फिल्म फेस्टिवल्स कहाँ कहाँ होता है, और दूसरा हिंदुस्तानी लोग जो वहां पहुंच जाता है, या फिल्म डायरेक्टर है जो काम के लिए, जो माइग्रेशन के लिए, वो कहाँ कहाँ साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, और लोग अगर पहली बार आ रहा है, कहाँ आना चाहिए, किस जगह पर साउथ अफ्रीका में? ओके, ओके. तो अभी मैंने जो फिल्म फेस्टिवल किया था, मतलब इनिशियली इट वाज इन जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया में था, डरबन में था, केप टाउन में था. तो चारों जगह पे मैंने स्टर किनेकोर करके एक वहाँ पे चेन है, तो उनके साथ पार्टनरशिप टाई अप करके वो 4 लोकेशंस पे मैंने एग्जीक्यूट किया था. बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो डीसीपी शिफ्ट करो, ये मैनेज करो, प्रीमियर यहाँ पे है, डरबन में है, केप टाउन में है, तो वो जो ट्रैवल जो है वो बहुत ये था, चैलेंजिंग था. तो 10 दिन में सब जगह पे जाओ तो वो मुश्किल हो जाता है. तो मैंने इसीलिए बाद में हमने वो सिर्फ जोहान्सबर्ग और प्रिटोरिया के लिए सीमित रखा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उनके साथ टाई अप करके वहाँ पे कुछ टॉक्स वगैरह जो है, बॉलीवुड के जो एक्टर्स है या हॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर्स या ये जो कुछ भी है, तो उनको लाके मैंने वहाँ पे जो कि स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हो सके, इसलिए वहाँ पे लोकल जोबर्ग और इसमें किया. और मेरा मेजर ये फोकस था कि टाउनशिप्स जो रहती है, साउथ अफ्रीकन टाउनशिप्स, वहाँ पे जाके उनको ट्रेन करो. तो नॉर्मली कैसे रहता है कि बड़ी सिटी है, वहाँ पे बड़े-बड़े प्लेसेस पे इस पे हम लोग अगर करेंगे, तो कुछ गिने-चुने लोगों को जिनके पास बहुत पैसा है, दे कैन लर्न फ्रॉम समवन बाय पेइंग, वो कर सकते हैं. लेकिन जिनके पास टैलेंट है, लेकिन पैसा नहीं है सीखने के लिए, तो उनके लिए मैंने एक हेब्रॉन करके एरिया है, छोटा मतलब इट्स अ टाउनशिप, हेब्रॉन, शोशंगुवे, अलेक्जेंड्रा, सोवेटो. तो उस जगह पे मैं जाके मैंने वहाँ पे वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज करना शुरू किया. लिनेशिया. तो ये जो है दैट वाज़ माय मेन ऑब्जेक्टिव कि जो
प्रीवियसली डिसएडवांटेज्ड है, उनको कैसे हम लोग ट्रेन करें, उनको कैसे उनका टैलेंट जो है वो कैसे टैप करें। तो वो शुरू हो गया। और जब फेस्टिवल होता था, इंडिया के लोग या बाहर के लोग जब आते थे, तो उनका इंटरेस्ट कैसे रहता था कि मेनली जब जाएँगे तो यू नो पॉपुलर जो प्लेसेस है, वही देखना चाहते थे वो। तो Mhm. मैंने उनको बोला कि यस, पॉपुलर प्लेसेस आप देख लो, लेकिन उसके साथ जो ट्रेडिशनल जो कल्चरल हब्स हैं, सोवेटो Mhm. फॉर एग्जांपल, बहुत बढ़िया एरिया है। लोग वहाँ पे जाने के लिए घबराते थे। तो मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। मैं खुद इतनी बार सोवेटो गया हूँ, अलेक्जेंड्रा गया हूँ, मतलब जो टाउनशिप्स रहते हैं ना, वहाँ पे जैसे धारावी है, मुंबई में धारावी करके एक एरिया है, तो Mhm. बहुत लोग घबराते हैं जाने के लिए। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं सब बॉलीवुड के एक्टर्स या कुछ हॉलीवुड के जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर्स और फ्रेंड्स जो थे, जब आए थे Mhm. उनको मैं वहाँ पे लेके जाता था। उनको एक्चुअल कल्चर क्या है, Mhm. ट्रेडिशंस क्या है, लोग कैसे हैं, जो फ्रीडम Mhm. फाइटर्स थे उनके मतलब कुछ प्लेसेस जो है, साउथ अफ्रीका में जो हिस्टोरिकल ये जो रहता है ना इम्पोर्टेंस, वो प्लेसेस मैंने दिखाए जहाँ पे कल्चरल हार्टलैंड जो बोलते हैं, वहाँ पे कोई जाता नहीं है। सब लोग जाएँगे, Mhm. कैसीनो जाएँगे या बड़े-बड़े जो कुछ ये है मॉल्स है, ये है, वहाँ पे जाएँगे। मैंने हुँ, बोला हुँ। कि यार ये तो आप सब जगह पे कहीं पे भी आप जा सकते हो। यूएस में हो तो यूएस में इतने सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, यहाँ पे क्यों आते हो? तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि उनको ऐसी चीज़ दिखाएँ जो लुक एंड फील, मतलब ब्यूटीफुल लोकेशंस, हुँ, हुँ। सीनरी जो बेस्ट है साउथ अफ्रीका में, वो दिखाओ। तो हुँ, हुँ। वो मेरा ऑब्जेक्टिव था, तो वहाँ पे मैं सबको लेके जाता था। तो कुछ ट्रिप्स हमने अरेंज किए, मतलब इवन फॉर मराठी मंडल, ये ज़ुलू किंगडम करके है। तो वहाँ Mhm. पे किंग है, तो उनको वहाँ पे जाके उन्हें मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जो प्रिंस वगैरह है। तो हमने सबको अपॉर्च्युनिटी दी लोगों को कि वहाँ पे जाके प्रिंस है, उनसे मिलो, उनके साथ फ़ोटो निकालो। उनके साथ अच्छा। वो जो ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल है, वहाँ पे जाओ, देखो कैसा रहता है। वहाँ की जो एक ओपाते नेचर रिज़र्व है, वहाँ पे हमने ये शुरू किया है, वॉक इन ओपाते नेचर रिज़र्व। गाड़ी में बैठ के हर कोई जाता है नेचर रिज़र्व में। चल के Mhm. जाना नेचर रिज़र्व में, यू Mhm. आर वॉकिंग, Mhm. ये जो एक्सपीरियंस है, ये Mhm. आप मतलब यू हैव टू फील इट, यू हैव टू टू एन्जॉय दिस। तो वो हमने ओपाते नेचर रिज़र्व में शुरू किया। तो मैं इनिशियली जब गया था, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं अकेला ऐसे ही जाऊँगा। तो उधर के जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये वाइल्ड एनिमल्स है, ये है, वो है। तो उनको लगा कि नहीं, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, जस्ट कुछ भी बोल रहा हूँ। तो ठीक है, जाओ बोला उन्होंने। और वो जब मैं दूर तक गया, तब जब मैं मतलब वो देख नहीं पाए मुझे, तब उन्होंने बोला कि ये यार, ये बंदा तो सीरियसली जा रहा है, मतलब जंगल में। कुछ हो गया Mhm. तो क्या करे इसको, ये तो मतलब ऐसे ही आ गया है, फ़िल्म रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा है, कुछ हो गया, न्यूज़ बन जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन्होंने 2 रेंजर्स विथ मशीन गन मेरे साथ भेज दिए। तो अच्छा। हम लोग पूरा दिन घूम रहे थे, 8 तास, 8 घंटा पूरा घूम के। तो बाद में वो ट्रेंड शुरू हो गया। मैं जो भी आता था, हम लोग उनको लेके जाते थे वहाँ पे। तो अच्छा। showing them which is like really great, uh, which normally people do not see, वो उनको Mhm. दिखाओ। वो मेरा मतलब थोड़ा इंटरेस्ट है। Mhm. ये आपकी पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट में नेचर। तो यस, दैट्स राइट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वहाँ से बहुत इंस्पिरेशन भी मिलती है आदमी को, क्योंकि बैठ के चेयर और टेबल पे तो आदमी को इतना इंस्पिरेशन नहीं है मिली ना। यस, अ, यस, तो एब्सोल्युटली। आपने इतने फ़िल्मों कुछ अभी 3-4 फ़िल्में बनाए हैं आपने, तो फ्यूचर में फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आपके? क्या अगले कुछ सालों में क्या आप बना रहे हो? क्या आप साउथ अफ्रीका में ही रुकोगे? क्या कोई मूविंग की प्लान है? क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी आप थोड़ी बताइए? यस, यस। अभी तो मैं अभी नॉर्मली जैसे बोलता हूँ कि आई एम इंडियन, मतलब इंडियन बाय हार्ट, इंडियन बाय बर्थ, जी। एवरीथिंग। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ़िल्म, आई एम साउथ अफ्रीकन फ़िल्म प्रोड्यूसर। बिकॉज़ मेरा जो हम लोग बोलते हैं ना, जन्मभूमि
इज इंडिया, भारत। कर्म भूमि बोलते हैं हम लोग। कर्म भूमि इज समथिंग वेयर आई बिकेम अ फिल्म प्रोड्यूसर। तो वो साउथ अफ्रीका में हो गया। तो इसीलिए मेरा हमेशा मतलब जब भी हम लोग मैं बात करूंगा कर्म भूमि की, तो साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली बी ऑन द टॉप। तो मेजर फिल्म्स मेरी जो है वो साउथ अफ्रीकन स्टोरीज है, which I'll be telling in like as far as possible bigger canvas में। तो उसमें ट्राई चल रहा है एक, जैसे मैंने द वॉल फिल्म की थी, जेनोफोबिक अटैक पे है। तो उसपे हमने अभी नया स्क्रीन प्ले किया हुआ है, जो होपफुली मतलब मैं ड्रीम कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट ड्रीम। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रीमिंग, आई लाइक ड्रीमिंग, आई लाइक डी ड्रीमिंग। तो मेरे जो ड्रीम्स है थोड़े अननेचुरल है, बट नेवरदलेस इट्स फाइन। मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन ड्रीमिंग। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जेनोफोबिक अटैक का जो सब्जेक्ट है वो मैं हॉलीवुड के हिसाब से हैंडल करना चाहता हूँ। जैसे अभी कोल्ड फीट है। कोल्ड फीट ये जो फिल्म है, ये आर्थर एलन सेडलमैन डायरेक्ट कर रहा है। तो ही इज लाइक he has done quite a lot, 120 Hollywood films, won 3 Emmy awards। तो वो एक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी है जो हम लोग कर रहे हैं। प्लस एक बर्ग विले करके एक्शन थ्रिलर फिल्म है, विच इज 100% साउथ अफ्रीकन। तो वो एक चल रहा है। उसमें इट वाज सपोज टू बी शॉट लास्ट ईयर, तो बिकॉज ऑफ कोविड थोड़ा ये हो गया, बट नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर इट विल हैपन। तो वो है। और भी कुछ प्रोजेक्ट है, मतलब बड़े प्रोजेक्ट है जो एक पीरियड, मतलब पीरियड फिल्म है, एक छोटे बच्चे की, 13 साल के बच्चे की है, विच फॉलोज द ट्रेडिशन। ये हम लोग बोलते हैं सी वाटर। हर एक ट्रेडिशन में एक छोटा ये रहता है, मतलब इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। जैसे हिंदुइज्म में हम लोग होली, गंगा का पानी जो है उसको होली वाटर बोलते हैं। सिमिलरली मतलब मुस्लिम इसमें है झमझम, जो बहुत हम लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो सिमिलरली इसमें साउथ अफ्रीकन, इसमें एक जुलू ट्रेडिशन में जो सी वाटर जो है उसको बहुत इम्पोर्टेंस है। तो ये स्टोरी एक छोटे बच्चे की है, और ये बेसिकली इन 1940s, जब ट्रांसपोर्टेशन मोड ज़्यादा कुछ नहीं थे, बीइंग अ ब्लैक इंडिविजुअल, और अगेन अपार्थेड, उस टाइम पे जो सिचुएशन था, जो इश्यूज थे, चैलेंजेस थे, सबको फेस करके उसका मतलब उसके फादर जो थे, ही इज सिक। और संगोमाज और इन्यांगास बोलते हैं, मतलब ट्रेडिशनल हीलर्स जो है, तो वो उसे बोलते हैं कि ओनली हिम द इंडिविजुअल कैन गो। जो बेटा है वही जाके वो पानी लेके आना चाहिए, और फिर वो यूज करके हम लोग उसके पिताजी को हील कर सकते हैं। तो उसका जो जर्नी है, राइट फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ टू द डरबन, इथिक्वेनी बोलते हैं उसको। तो वो जो जर्नी है 1940s में उसने कैसे किया, एडवेंचर जर्नी, उसको क्या क्या चैलेंजेस आ गए। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी, होपफुली आई एम जस्ट प्रेइंग कि वो इट विल बी अ नाइस हॉलीवुड फिल्म। एंड आई एम ऑल्सो प्रेइंग कि उसमें ऑस्कर अवार्ड्स कुछ मिले, 3-4 अवार्ड्स मिल जाएंगे तो आई विल बी हैप्पी। सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मोर, जस्ट 3 अवार्ड्स, दैट्स इट। So that's what I'm eager for, or that's what my passion is, to get few, like 5, मेरा मतलब लाइफ स्पैन जो है उसमें 5 अवार्ड्स मिल गए तो आई विल से ओके, आई एम डन, आई एम रेडी टू गो। वाह 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 वाह! कहाँ से एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र, साउथ अफ्रीका, अब तो हॉलीवुड, बहुत अच्छा बात है। तो लेकिन अब प्रश्न ये भी हो जाता है, बहुत लोग जो सुन रहे हैं वो समझ गए कि आपने फिल्म फेस्टिवल्स होस्ट करता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अभी पैंडेमिक है, कोई स्पष्ट तारीख नहीं है कि कब फिर करेंगे, लेकिन अगली बार जब आप करेंगे, अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर वो चाहता है कि आपका फिल्म फेस्टिवल में उनका फिल्म कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो कि आपको इसका अंदाज में, या आपको कोई डेट है, डेट नहीं है, तो जनरली
आप कहाँ या फेसबुक चेहरे किताब में कि लिंक्डइन में कि ट्विटर में कहाँ-कहाँ वो आपको फ़ॉलो करके वो पता लगेगा कि हुँ, फेस्टिवल हो रहा है, वो अपना फ़िल्म भेज देगा और दोनों हाथ जोड़ करके पूछेगा कि आप उसको दिखाएगा कि नहीं। और बात यस। तो ये है ना कि आपने कहा था मेरे समझ में कि आप जो फ़िल्म्स देखते हैं, वो नहीं कि वो कोई बड़ा बॉलीवुड फ़िल्म है, वो एक थोड़ा-सा सीरियस है, चाहे मराठी, तेलुगु, भोजपुरी जो भी है, लेकिन वो हुँ, ख़ास एक बहुत अच्छा कहानी पहुँचा रहा है लोग को एग्ज़ैक्टली, ना। एग्ज़ैक्टली, हाँ यस, जी। यस, बराबर। तो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव वही है, जिसमें ट्रेडिशन होना चाहिए, जिसमें मैसेज होना चाहिए या उसमें कुछ इंस्पिरेशनल एस्पेक्ट होना चाहिए फ़िल्म में। तो तभी मतलब हम लोग अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं पूरा मतलब कम्युनिटी में रहेगा या मे बी विदिन द कल्चर कुछ चेंज करना है तो यू हैव टू यूज़ दिस मीडिया मतलब ये जो मीडियम है फ़िल्म, ये दिस इज़ हुँ, वेरी हुँ। इफ़ेक्टिव। तो इसीलिए मैं पूरा मतलब मेरा जो प्लान है, वो वही है कि फ़िल्म एज़ अ मीडियम यूज़ इट इफ़ेक्टिवली टू मेबी ब्रिंग द चेंज व्हिच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था ना कि बी द चेंज व्हिच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। सिमिलरली मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। तो हाँ, ये तो आप आपने ऑब्वियसली महात्मा अब जी जो हुँ, हाँ, सॉरी। नहीं, गो नहीं, फॉर इट। आपने महात्मा जी के बारे में बोला गांधी जी आपकी की को कैसे आप देखते हैं? आप नहीं साउथ अफ्रीका में आजकल लोग कैसे देखते हैं और साउथ अफ्रीका के तारीख और एजाज़ में उनका रोल वगैरह क्या है? क्या बच्चे लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं स्कूलों में? कैसे है? उनका पोज़ीशनिंग क्या है अभी साउथ अफ्रीका में? सा साउथ अफ्रीका में अभी बहुत कम है। यहाँ वहाँ पे कुछ स्टैच्यूज़ वगैरह है महात्मा गांधी जी के। तो कुछ लोग जानते हैं मतलब दे नो व्हाट ही हैज़ डन। इवन नेल्सन मंडेला को गाइडेंस वगैरह कुछ उनसे मिला हुआ था। ऐसा ये मतलब मैंने पढ़ा भी है, देखा भी है, सुना भी है। लेकिन अभी का जो एजुकेशन स्टाइल है, उसमें स्लोली बट श्योरली ऐसा वो थोड़ा कम होता जा रहा है। महात्मा गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस है या मे बी जो स्टडीज़ में ये रहता है, तो थोड़ा कम हो गया है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मतलब भारत में भी वही हो रहा है। तो जो एजुकेशन स्टाइल है, जो होना चाहिए, तो वो कम हो रहा है मतलब इट्स लिटिल बिट चैलेंजिंग। तो वो होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी का थोड़ा इन्फ्लुएंस अ, इवन नेल्सन मंडेला जी का भी इन्फ्लुएंस अभी है। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ये इट विल बिकम लिटिल बिट कंट्रोवर्शियल कुछ हाँ। लोग जो है तो दे डू नॉट और मे नॉट वांट टू गेट एसोसिएटेड विद नेल्सन मंडेला और हिज एक्टिविटीज क्योंकि ही वाज अ फ्रीडम फाइटर ही वाज पार्ट ऑफ एमके उमखोंटो वे सीजवे व्हिच वाज आर्म्ड विंग हुँ, हुँ। फॉर फ्रीडम फाइटर्स तो वो जो आर्म्ड विंग के जो मेन लोग हैं वो बाहर आने के बाद आफ्टर 27 years of prison when you start saying that okay let's leave everyone like all of us in peace ये जो सब मैसेज है इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग तो उसमें कुछ लोग जो थे जिनको ये इतना अच्छा नहीं लगा उनको लगा कि नहीं यार ये हम लोग ये इतने सारे लोग मर गए आर्म्ड ये फाइट करते हुए ये करते हुए और जो मडीबा जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं लेट्स बी टुगेदर लेट्स स्टे टुगेदर वगैरह तो वो थोड़ा ये हो गया मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग जैसा हुँ, हो हुँ। गया so yes there are positives there are negatives there is inspiration तो महात्मा गांधी जी मडीबा सबका मतलब बट या स्लोली हुँ। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें थोड़ा सा रिडक्शन हो रहा है कहीं ना कहीं हुँ, हुँ। तो चलिए बहुत अच्छा है, बहुत मेरा आखिरी प्रश्न ये है, यस बस ये है कि अगर कोई हिंदुस्तानी साउथ अफ्रीका में माइग्रेट करना चाहता है, पहुँचना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी और मराठी लोग कहाँ यस पर है? कोई जगह है, कोई शहर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आजकल ये स्किल्ड माइग्रेंट्स और जो लोग बाहर जा रहे हैं बराबर अ, बराबर साउथ अफ्रीका में है? यस तो अभी इफ यू कंसिडर स्किल्ड माइग्रेंट्स वो जोहान्सबर्ग प्रिटोरिया उसमें ज़्यादा है सेकंड इज़ केप टाउन
जी। और थर्ड इज डरबन। तो उसमें लेकिन ऐसा है कि इफ यू कंसिडर इंडियंस एज अ हुँ, हुँ। होल, हुँ, तो हुँ। वो जो पॉपुलेशन है वो डरबन में, क्वाज़ुलु नटाल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। बहुत मतलब इंडियंस एज़ अ होल। तो इट्स नॉट हुँ। नेसेसरीली आईटी वाले लोग वगैरह ये जो रहते हैं ना, तो ये हुँ, हुँ, मेनली हुँ, आइदर केप टाउन में रहेंगे या जोहान्सबर्ग या प्रिटोरिया में रहेंगे। हुँ। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट कंप्लीट एज़ इंडियंस एज़ अ होल, तो वो सब जगह पे है, मतलब इसमें क्वाज़ुलु नटाल में प्रेडोमिनेंट ये है, मतलब बहुत द बिगेस्ट इंडियन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड एट वन प्लेस, ऐसा है। कहाँ पर है? वो कहाँ? क्वाज़ुलु-नटाल में। क्वाज़ुलु-नटाल ये जो स्टेट है, हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। उसमें इंडियंस आउटसाइड इंडिया, ये हाँ, जो है हाँ, ना, तो वो बहुत हाँ। ज़्यादा है अंदाज़न क्वाज़ुलु-नटाल में। कितना है? आपको कोई अंदाज़ है कितना है? आई थिंक इट्स मोर दैन अ मिलियन इंडियंस। अच्छा, वाह! यस, क्या बात है। और ये लोग बहुत साल से है कि ये नए-नए बहुत साल से। माइग्रेंट्स हैं? 3 नहीं, 3 अच्छा, अच्छा। 3-4 ये जनरेशंस से है, अच्छा, तो हुँ, हुँ। ये 3-4 जो जनरेशंस। आप तो जन्म लिए थे हिंदुस्तान में ना? यस, ये जो यस, 3-4 जो जनरेशन। जन्म लिया है, हाँ, तो ये लोग खाली अंग्रेजी में बात करता है कि ज़ुलू में बात करता है कि अभी भी मराठी, हिंदी, तेलुगु अभी कुछ उनका क्या स्थिति? हाँ, कुछ लोग हैं जो उनका ट्रेडिशन और लैंग्वेज फ़ॉलो करते हैं अभी भी। हुँ, हुँ। जैसा हो सके वैसा बोलते हैं, मतलब फ्लुएंसी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन दे ट्राई, मतलब कुछ तमिल तमिल लोग हैं, कुछ मलयालम लोग हैं, कुछ गुजराती है। गुजराती अच्छा, लोग तो बहुत, मतलब दे फॉलो देयर ट्रेडिशन, कल्चर, हुँ, लैंग्वेजेस। हाँ, सिमिलरली कुछ मतलब गिने-चुने लोग मराठी है, तो अच्छा, बहुत कम है। तो अच्छा। वो भी मराठी बोल लेते हैं, सब कुछ मतलब ये हो जाता है। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हुँ। तो वड़ा पाव मिलता है कि नहीं? हाँ, यस, ये प्रिटोरिया में, जोहान्सबर्ग में मतलब होममेड वड़ा पाव मिलता है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, ठीक है। आपको मतलब बम्बई की याद अगर आएगी, तो हाँ, हाँ, कुछ लोकल लोग हैं वहाँ पे, वो वड़ा हाँ, पाव हाँ। घर पे प्रिपेयर करके, स्पेशली वीकेंड्स में वगैरह वो वड़ा पाव मिलता है, सब कुछ, मिसल पाव मिलता है, पानी सब पूरी कुछ भी मिलता मिलता है, है, सब। पानी पूरी। पानी पूरी भी, यस, पानी पूरी भी हाँ, हाँ। मिलता है। बढ़िया रहता है एकदम। तो तो यू डोंट उम, बेसिकली फील कि अलोन या कुछ ये अलग जगह पे आए, ऐसा लगता नहीं है। हाँ हाँ, जी। हाँ। और मेरा फाइनल क्वेश्चन भी आपका ये होगा कि आप इतने साल साउथ अफ्रीका में रहे हैं, आप कुछ यूनिक चीज़ें जो साउथ अफ्रीकन हैं, जो आपको एज़ एन इंडियन बहुत पसंद है, बहुत आपको पसंद है और आपको अच्छा लगा है इतने सालों में रह के, वो क्या चीज़ें हैं कि एक इंडियन को एनकरेज करे कि साउथ अफ्रीका में जाएँ, साउथ अफ्रीकन लोगों से मिले-जुले? आप बस साउथ अफ्रीका की थोड़ी एडवर्टाइज़मेंट कीजिए अभी। श्योर, श्योर, डेफिनिटली। अभी मेरी एंट्री जो थी साउथ अफ्रीका में, वो द मेन एंड इम्पोर्टेंट रीज़न, साउथ अफ्रीका ये एक ऐसी कंट्री है, जहाँ पे सब वैरायटी के लोग इकट्ठे मिल-जुल के रहते हैं। अभी टेक अ केस, मतलब इंडिया में जैसे ब्रिटिश लोग थे, सब ब्रिटिश लोग वहाँ से चले गए। मतलब क्विट इंडिया, ये वो, मतलब सबको, मतलब दे वर आस्क्ड टू लीव। हुँ, हुँ। साउथ अफ्रीका में वहाँ पे किसी को भी जाने के लिए नहीं बोला। उन्होंने नेल्सन मंडेला ने, मडीबा ने क्या बोला कि नहीं, यस, हम लोग सब मिल के इकट्ठे रहते हैं यहाँ पे। बी इट व्हाइट्स, बी इट ब्लैक्स, इंडियंस, चाइनीज़, सब लोग इकट्ठे रहेंगे। अलग-अलग, मतलब वर्ण हम लोग जो बोलते हैं, कलर अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। इतने सारे रिलीजन्स है, इसीलिए साउथ अफ्रीका को हम लोग बोलते हैं सप्तरंगी संस्कृति या रेनबो नेशन। तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, स्पेशली फॉर माय एंट्री। तो जब इंडिया को, मतलब जो जो भी लोग आना चाहते हैं इंडिया से या कहीं से भी, जब आएंगे, तो दैट इज समथिंग विच वी शुड बी लुकिंग आउट फॉर। एक्सेलेंट ट्रेडिशन, लोग बहुत अच्छे हैं। The most important experience or the best experiences I had. I also had bad experiences, not no doubt, but the best is if you are good to people, और दिस अप्लाइज एवरीवेयर, मतलब सिर्फ हाँ, साउथ अफ्रीका में नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका में उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, वो बहुत बढ़िया है।
तो अगर आप सब लोगों से मतलब जो भी लोग हैं, ब्लैक्स है, इंडियंस है, जो भी उनसे अगर आप अच्छी तरह से बर्ताव करोगे, इट्स बेसिकली गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, वो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। पीपल विल बी लाइक रियली एक्सेलेंट विथ यू। जो एक ये जो काइंड हार्टेडनेस हम लोग बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया है। कल्चरल हार्टलैंड्स अच्छी है, लोग बहुत बढ़िया है। और सिनिक मतलब साउथ अफ्रीका इज ब्यूटीफुल, नो डाउट। मतलब इंडिया भी है, सब बहुत सारे देश है। साउथ अफ्रीका हैज गॉट ऑल द वैरायटीज। यहाँ पे स्नो भी है, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे मतलब नॉर्मल ये भी है। टेम्परेचर रेंज जो है, वाइड रेंज, यू कैन गेट इट एवरीवेयर। ब्यूटीफुल लोकेशंस, क्रू जो है, अभी स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री, क्रू एक्सपर्ट क्रू है, बढ़िया ये है। तो दैट्स व्हाई साउथ अफ्रीका बढ़िया है। मतलब आई हैव बीन एंजॉयिंग। और स्पेशली लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज माय लाइफ चेंज्ड फ्रॉम अच्छा। एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। मतलब entrepreneur. I won't और say like employer, I'll say entrepreneur, and engaging learning quite a lot. Traditions के बारे में, culture के बारे में, या entrepreneurship के बारे में बहुत कुछ पढ़ने को मिला, जानने को मिला, सीखने को मिला। तो हाँ, this is my a few minutes of talking about South Africa. I नहीं love it. बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। तो अगर कोई और कमेंट ना हो तो मैं कोई एंड में कुछ और कहना चाहेंगे जो आपने कवर ना किया हो, आपसे पूछा ना हो, जो आप ऐड करना चाहेंगे? I think that's it. One of the important thing, like मैं जो कर रहा हूँ, especially with the previously disadvantaged, तो similarly अभी जैसे हमने हर एक फिल्म में किया था, before the film starts we arrange workshops free, acting या direction या film making workshops वगैरह। और जो कुछ भी talented लोग हैं, जो enthusiastic है, उनको identify करो, give them the opportunity to हुँ, act हुँ। or to work in the film and give them the path. So same thing, maybe if others can maybe try and follow it anywhere in the world, हुँ, that हुँ। is something कि फाइनेंशियली बहुत सारे लोगों के पास ये टैलेंट रहता है बच्चों के पास, लेकिन वो हो नहीं पाता है। हुँ, तो हुँ। अभी और कुछ चीजें हम लोग कर रहे हैं, जैसे एक योगा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जिसमें वी मी एंड माय वाइफ डॉक्टर शार्दुली तेरवाड़कर, तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव ये था कि हाउ कैन वी बिल्ड और ब्रिंग टू मल्टीपल कंट्रीज टुगेदर, अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड इंडियन ट्रेडिशन, हाउ टू ब्रिज इट टुगेदर, हाँ। फाइंडिंग कॉमनैलिटीज बिटवीन अफ्रीकन ट्रेडिशन एंड इंडियन ट्रेडिशन। तो वो बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो गया था, जिसमें मोदी जी का मैसेज था। अ, ये श्री श्री रविशंकर जी थे, किरेन रिजिजू जो उस टाइम पे मतलब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर एज वेल एज आयुष मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। प्लस 7-8 अफ्रीकन कंट्रीज से हेल्थ मिनिस्टर्स आए थे। तो इट वाज ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा हो गया, अच्छा हो गया था। तो वी एक्सप्लोर्ड डिफरेंट कल्चर्स, सो वो भी हम लोग अभी कर रहे हैं। द आइडिया इज टू ब्रिज द कल्चर्स and to establish a strong bond between Africa and India. तो वो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, तो वो हम लोग करते जा रहे हैं, मी एंड माय वाइफ वाज आल्सो वर्किंग एट THO, ट्रेडिशनल हीलर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी वजह से हमारा मतलब उधर के जो हीलर्स हैं, अफ्रीकन हीलर्स, तो उनके साथ भी बॉन्ड अच्छा हो गया। हम लोग मतलब टाउनशिप्स में जाके वो कैसे काम करते हैं, उनको कैसे हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो हमने किया। तो वो दैट इज समथिंग व्हिच वी विल बी डूइंग गोइंग फॉरवर्ड, व्हिच वी आर हुँ, डूइंग हुँ। फॉर 19 years, एंड वी लव डूइंग दैट। हुँ। तो दैट्स तो इट होपफुली फॉर कि रचित, उसके ऊपर भी कुछ फ़िल्में वग़ैरह भी बनाएँ होपफुली इन हाँ, फ्यूचर यस। तो वो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट जो है, वो जो मैंने हाँ, बोला सी वाटर, हाँ, हाँ, ट्रेडिशनल हीलर्स जो है, उसमें वो पूरा हाँ, ट्रेडिशन और वो हमने दिखाया हुआ है। हाँ, अभी स्टोरी फॉर्म में है, तो हाँ। आई एम श्योर विल गेट सम फंडिंग एंड गेट दिस थिंग गोइंग।
तो राजीव जी, आपने एक शब्द बोला जो मेरा बचपन से दिल लगा है, योगा। और ओके। मैं यहाँ एक छोटी-सी चीज़ बतलाना चाहता है और फिर आप हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में, साउथ अफ्रीका, ये इस चीज़ के बारे में आप बतला सकते हैं। हुँ, यहाँ पर जब हिंदुस्तानी आ जाता है, उनको हुँ। आश्चर्य लगता है कि 1950 से यहाँ गोरे लोग योगा कर रहा है। और यस। घाय बात यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, गोरे लोग हिंदुस्तानी को योगा क्लास में लेके जाता है। यस, तो साउथ एब्सोल्युटली अफ्रीका में राइट। आप ये बतलाइए, वहाँ के जो साउथ अफ्रीकन्स हैं, वहाँ किसी को मोदी जी से पहले किसी को योगा के बारे में जानता था कि नहीं? हाँ, हाँ, यस, बहुत सारे लोग जानते थे, बहुत से अभी जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं, हुँ। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग जो है, वो हुँ, हुँ। वहाँ पे बहुत साल से किया हुआ है। दे डू लॉट ऑफ वर्क हुँ, हुँ। इन द टाउनशिप्स, मतलब ये लोगों के यहाँ पे जाके उनको सिखाओ, हुँ, बिकॉज़ हुँ। उसमें कैसा है कि कोई धर्म का ये नहीं है, हाँ, इट हाँ, इज़ एकदम। ऑल लाइफ़स्टाइल। हाँ जी, जी। It's how can we like uplift, enlighten ourselves. हाँ तो जी, वो जी। बहुत मतलब साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका में बहुत जगह पे आर्ट ऑफ लिविंग का है, प्लस सद्गुरु जी जो है तो उनका भी हुँ, शुरू हो गया है। हुँ, बाकी हुँ। भी बहुत सारे मतलब योगा का ये जो है, तो बहुत टीचर्स है, बहुत सारे लोग हैं। और द इंटरेस्टिंग थिंग जैसे आपने बोला कि बहुत सारे गोरे लोग हैं, जो ये खुद सिखाते हैं। उन्होंने उस पे सर्टिफ़िकेशन किया है, वो हाँ, क्लासेस लेते हैं। हाँ जी। तो मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ साउथ अफ्रीका हाँ, में, जो क्लासेस चलाते हैं, मतलब हाँ। प्रिटोरिया में, जोहान्सबर्ग में, केप टाउन में, डरबन में, हाँ, हाँ, जिनके हाँ। क्लासेस हैं और वो बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, और जहाँ पे इंडियन लोग ये गोरे लोगों के यहाँ पे योगा सीखने के लिए जाते हैं। वही This is बात है। also interesting. So हाँ, हाँ, हाँ। it's वेरी something which we should acknowledge and हाँ, हाँ, हाँ। appreciate. हाँ, तो यहाँ पर ये आखिरी बात ये है ना कि यहाँ हुँ, पर ऑस्ट्रेलिया जो है ना, वो हुँ, हम हुँ, लोग समुद्र किनारे में रहता है और जो बराबर। सबसे नज़दीक है इस समुद्र का, वो सबसे महँगा घर है और सबसे सुंदर जगह है। यस। सवेरे सनराइज़ मतलब सूर्य जब उग जाता है, हुँ, अगर हुँ। आप वहाँ कभी भी घूमने के लिए जाएँगे, आप देखेंगे हज़ारों लड़की, गोरा लड़की अपने योगा मैट लेके जा रहा है और योगा कर रहा है। यस, हिंदुस्तानी को पता नहीं चलता क्योंकि वो देर से उठता है, 8-9 बजे वहाँ पहुँचता है। फिर एब्सोल्युटली। उसको आप जब याद दिलाते हैं कि मेरे यहाँ अरे! सब यहाँ पूरे बीच में भी फ्री मेडिटेशन क्लास, योग चल रहा है, बहुत यस, अच्छा से चल रहा है। तो मुझे बहुत लगा साउथ अफ्रीका में भी वही कहानी होगा। वही भी है ना? साउथ अफ्रीका में कुछ जगह पे है, हाँ। पूरा मतलब सी शोर ये जो है इतना ज़्यादा नहीं है। डरबन में, केप टाउन में, पोर्ट एलिज़ाबेथ, वो जो सेक्शन है, वहाँ पे हुँ, कुछ जगह पे होता है, लेकिन इतना फ्रीली जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूज़ीलैंड में या हुँ, यूएस में जैसा मतलब सी शोर पे फ्रीली होता है, वैसा साउथ अफ्रीका में इतना ज़्यादा नहीं होता। कुछ अच्छा, जगह पे जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज़ है, वहाँ पे अच्छा, होता है डेफ़िनिटली। अच्छा, और उसका अच्छा। इम्पोर्टेंस भी है, मतलब जब सन सूर्य ऊपर आ रहा है, तब का जो हुँ, ये रेज़ रहता है, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डी जीवन सत्व हम लोग बोलते हैं ना, विटामिन डी और ये सब कुछ। और जो अ, उस टाइम पे अगर हम लोग करेंगे, मतलब सुबह करेंगे, तो उसका महत्व ज़्यादा रहता है और बेनिफिट बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप अब सूर्य के बारे में बोल रहा है, तो आप कोई छठ पूजा अटेंड किया है क्या साउथ अफ्रीका में? अभी तो छठ पूजा चल रहा है ना बिहारी लोग का? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, मैंने एक एक 1 या 2 अटेंड किया है। अच्छा वाह! हाँ, चलो, ये भी अगर है। आप दोनों को छोड़ दें तो पूरा आप 1 और घंटा योगा के बारे में आप दोनों बोलेंगे। तो यस, चलो, अच्छा हुआ हम 1 घंटे में पहुँच गए, तो थैंक यू। जी, आप राजीव जी आप आए यस, हमारे साथ बात किए, थैंक यू। बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच। एन्जॉयड अ तो लॉट। थैंक यू। थैंक यू। और दोस्तों, जो आप देख रहे हैं, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा पसंद आया है, आप सब्सक्राइब कीजिए। और शोज़ हमारे और इंटरव्यूज़ होंगे और राजीव जैसे और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स के साथ हम बातचीत करेंगे। तो थैंक यू राजीव जी फिर से, एंड टेक केयर। थैंक यू। हैव अ नाइस थैंक डे। यू। थैंक यू।